ठीक है। चल, तो इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़े ही आप लोग। अभी इलेक्ट्रोलिसिस क्या हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पढ़ने हैं उसको एक एक करके पढ़ते हैं, अच्छे से देखें क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेसिकली, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट करंट की सप्लाई करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। एन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द व्हाट मूवमेंट ऑफ आयंस बट नॉट थ्रू the movement of electrons. This include most soluble salt, acids, bases dissolved in polar solvent like water. ये सब दिया है सब। कुल मिलाकर ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंसेस हैं जिसमें हम डीसी की सप्लाई करें, मतलब डायरेक्ट करंट की अगर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में स्प्लिट हो जाएंगे। इस ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एक्वस NaOH है आपके पास, मान लीजिए एक्वस NaOH है। NaOH अगर हमने एक्वस ले रखा है तो क्या होगा, अपने आयन में स्प्लिट होगा, ये क्या बनाएगा, Na+ और OH- होगा ना। तो NaOH भी हमारे लिए क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। HCl एक्वस है अगर मान लीजिए, तो HCl एक्वस है तो ये भी क्या होगा भाई, अगर हम डायरेक्ट करंट सप्लाई कर रहे हैं डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। क्या हमने ये डिस्कस किया था कि एसी करंट क्यों नहीं यूज कर पाएंगे हम, बताया था, बताएं अगर याद हो आप लोगों को तो। याद है किसी को, बताइए कौन आंसर करेगा। डीसी यूज कर रहे हैं, एसी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हैं। रीजन क्या है इसका, भाई करंट तो करंट होती है, कोई भी यूज कर लेते, कि डीसी ही क्यों, वाई दिस कोलावेरी डीसी क्यों है बताओ। डीसी इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट करंट में क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, सेम होता है हमेशा, पता है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, आयंस को अगर हमें ब्रेक करना है, देखो जरा देखो, अगर आयंस को ब्रेक करना है, Na+ है OH- है, इनको हमें ब्रेक करना है तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। भाई OH- को इधर हमें क्या करना पड़ेगा, Na+ को इधर, तभी तो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। हो पाएंगे क्या इसके अलावा, नहीं। इनको अलग करने के लिए एक कांस्टेंट रेट से एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो पाएंगे, बोलो तभी हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन एसी में क्या है, लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो फोर्स तो ये नहीं प्रोवाइड कर पाएगा ना इसको। एक कांस्टेंट रेट से एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा क्या, नहीं। ये सिर्फ कौन कर सकता है, डीसी। इसलिए कौन से करंट की सप्लाई करते हैं, डीसी, डायरेक्ट करंट करेंगे। बात समझ में आया, एसी इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आयंस को यहां से सेपरेट नहीं कर पाएगा ये, लेकिन उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेगा, तो इनको इजीली सेपरेट करने में क्या करेगा भैया, मतलब सेपरेट करने में मतलब जो रिक्वायर्ड है किसका क्या एनर्जी फोर्स, उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो अपने आयंस में ब्रेक होने की वजह से ही इनको हम बोल रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, जो कंप्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, जो पार्शियली होंगे या इनकम्प्लीटली होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। मतलब जो कंप्लीटली अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएंगे इस तरह से, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो पार्शियली होंगे मतलब इनकम्प्लीटली होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या एग्जांपल है हमारा, देखो भाई क्या है, एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सभी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सॉल्ट सभी आ जाएंगे। जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से हैं जरा बताना, HCl है आपका, HNO3 है आपका, और H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे आपके, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं जरा बताना, NaOH, KOH, ऐसे बहुत सारे हैं तो हम डाल दिए। इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं, याद है ना, कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यही बोलते हैं ना इसको। कुछ कॉमन नेम भी जानते रहना, एग्जामिनर का मूड है कुछ भी दे सकता है वो, इसलिए कॉमन नेम अगर आपको अब पता होना चाहिए, कुछ जो बहुत कॉमन है उनको तो आना चाहिए आपको लिखना। फिर वी, आज देखो अब इसमें सॉल्ट भी आ जाएंगे आपके, जैसे हमारा NaCl भी है,
अगर NaCl का एक्वा सोल्यूशन हमने लिया वो भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में क्या आएंगे, जो हमारे वीक एसिड है, कौन से आएंगे भैया, वीक एसिड। वीक एसिड में कौन कौन से आएंगे, फॉर्मिक एसिड, चलो ले लिया, और क्या है भैया, एसिटिक एसिड, CH3COOH आएगा, ये सब आएंगे एक्सेट्रा। और वीक बेस भी आएंगे। वीक बेस कौन से होंगे हमारे, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे NH4OH एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अलग से लर्न नहीं करना है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे, वही हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो वीक एसिड है, वीक बेस है, वही हमारे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कोई दिक्कत है, तो आसानी से पढ़े हैं आप लोग, जानते हैं, जीनियस बच्चे हैं आप लोग, बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं एकदम, ये सब जानते हैं, एसिड बेस सॉल्ट सब पता है आपको, ठीक है भाई। चले आगे बढ़े। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जा रहे हैं, स्प्लिट हो जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे, ये सब आएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, एक आध दो का नाम बताओ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, पार्शियली होंगे या फिर इनकम्प्लीटली अपने आयंस में स्प्लिट होंगे, डिवाइड होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आएंगे, वीक एसिड आएगा, वीक बेस आएगा। एक आध एग्जांपल, हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। वीक एसिड में एसिटिक एसिड है, CH3COOH, या फॉर्मिक एसिड है, यही है ना, ध्यान रखना इसको, ठीक है भैया। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, चलो बढ़िया, देख लीजिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ये है हमारे। इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड हेल्प कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट जूस, मिल्क, नट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। दे आर ऑल्सो हेल्प कीप द बॉडी हाइड्रेटेड एंड रेगुलेट इट्स इंटरनल pH, ठीक है भाई। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखो, एग्जांपल तो हमने पीछे भी डिस्कस कर दिया, बाकी यहाँ लिखा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कौन कौन से हैं भैया, बहुत सारे। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं आपके, NaOH है, KOH, ये सब पीछे डिस्कस किए ना। बहुत सारे जो हमारे सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स में क्या क्या है भैया, जैसे NaCl है और सोडियम एसीटेट है, ये सब आएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में कौन से आएंगे भैया, वीक एसिड आएंगे, जैसे CH3COOH आएगा। और क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4, नाम लिख लेना है, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होगा, COOH और COOH ऐसे लिखा जाता है, ये है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना, COOH ऐसे सिंगल वहाँ, ठीक है। वही कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है हमारा, दो इसमें अटैच है, ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना। वीक बेसिस में क्या आएंगे हमारा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, बोलो, हाँ, क्विकलाइम, याद है ना आप लोगों को। कुछ की जो बहुत कॉमन है, कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। एक होता था हमारा स्लैग लाइन, याद है, क्या है स्लैग लाइन, हाँ, स्लैग लाइन, ये नाम बहुत कॉमन है, इनको जानते रहना, CaO, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैग लाइन, ध्यान रखना। और जैसे ऑल स्पारेंगली सॉल्युबल आपके सॉल्ट्स हैं, जैसे कौन कौन से भैया, AgCl है, BaSO4 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉल्ट्स में ये आएंगे, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वही होंगे जो स्प्लिट नहीं होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में। देखो, एन इलेक्ट्रोलाइट या ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और व्हाट एक्वस स्टेट। मोल्टेन का मतलब क्या है, मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या है, कोई सॉलिड मटेरियल है जिसको हमने इतना हीट कर दिया कि लगभग क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, इनको इतना हीट कर दिया कि लगभग किसमें आ गया भैया, लिक्विड स्टेट में आ गया अपने, वो उसका होता है मोल्टेन स्टेट। एक्वस स्टेट का मतलब उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ऐड किए। जैसे नमक में आपने क्या किया, पानी मिला दिया, तो वो उसका क्या होगा, एक्वस स्टेट होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा। समझ में आई बात। नमक अपने आप में क्या होगा, पाउडर होगा या सॉलिड होगा, लेकिन उसमें वाटर ऐड कर दिए तो वो एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, उसका क्या हो जाता है, एक्वस स्टेट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक्वस का मतलब उसमें वाटर होगा, लिक्विड स्टेट में आ गया है। मोल्टेन स्टेट का मतलब कोई सॉलिड मटेरियल था, उसको इतना हीट कर दिए हैं कि वो क्या हो गया है, अब
लिक्विड मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया, हाँ ठीक है, इस तरह से। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है भाई, देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूजुअली कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व ऑन और व्हाट मेल्टेड, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करें या मेल्टेड स्टेट में होंगे। कोवैलेंट नेचर के होते हैं, जल्दी डिसोसिएट नहीं होंगे। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन समटाइम्स इंसुलेट इलेक्ट्रिक करंट, कुछ जो पोलर होंगे उस तरह से कर देंगे। एग्जांपल्स इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे मान लो सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड व्हाट, क्या दिया, ग्लूकोज है, जैसे आपका शुगर है ना, ग्लूकोज शुगर बात एक ही है ना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। शुगर है, शुगर का अलग होता है, शुगर कैन या शुगर का अलग होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, शुगर कैन या शुगर, वो वाला शुगर नहीं जो लोगों को हो जाता है, मतलब इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सेस में हो जाता है उनकी ब्लड में ना वो सब, इसीलिए बोलते हैं ना, इंसुलिन होता है जो उसको डिसोसिएट नहीं कर पाता। अब शुगर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, ये शुगर है, शुगर कैन या शुगर बोलते हैं इसको, है ना। ग्लूकोज का क्या होगा भैया, फ्रैक्टोज का भी यही होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन ये ग्लूकोज है, C12H12O6 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। विच हैज द केमिकल फार्मूला दिस, एथिल अल्कोहल है आपका, आल्सो नोन एज व्हाट, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एथिल अल्कोहल एथेनॉल का, हाँ OH होगा, लेकिन फार्मूला बताओ। एथेनॉल, एथेनॉल कितने कार्बन हुए, 2 होगा ना, एथ है, कितने कार्बन, 2 कार्बन से क्या बनेगा बताओ, एल्किल ग्रुप लगेगा। एल्कोहल का जनरल फार्मूला ये ध्यान रखना, एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, क्या होता है ROH, एक कार्बन होगा तो ये बनेगा CH3OH। R का मतलब एल्किल ग्रुप है, याद है कि नहीं, एल्किल ग्रुप का फार्मूला हमने क्या बताया था, ये बताया था CnH2n+1, यही बताया था, डिस्कस किया था हमने, बोलो भाई, CnH2n+1। अब n के प्लेस पे बस 1 2 3 रखते चले जाओ, आपको मिल जाएगा। और जैसे मेथेनॉल की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, CH3OH, क्यों भाई, यही तो पढ़े थे हम लोग, IUPAC नॉमेनक्लेचर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब नाम वगैरह तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एथेनॉल की बात कर रहे हैं तो C के प्लेस पे क्या रखिएगा, 2 रखिएगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 होगा कि 5 होगा, अरे 2 2 जा 4 + 1 है ना, 5 हो जाएगा। अरे यहाँ +1 लिखा है, मैं सीधा लिखता हूँ, मैं भी कभी कभी टेढ़ा काम कर देता हूँ, फिर मैं सीधा भी कर लेता हूँ। अब ये तो ज़्यादा ही खराब हो गया, इसको और ठीक करना पड़ेगा। ये CnH2n+1 है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जो होगा कार्बन के नंबर ऑफ आइटम से डबल से 1 ज़्यादा होगा, तो n के प्लेस पे 2 रखोगे, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 1 C2H5, और यहाँ क्या लगेगा इसके साथ OH, यही क्या है एथेनॉल, यही क्या है एथेनॉल। अब प्रोपेनॉल की बात होता तो या इसी को एक्सपेंड करके लिख सकते थे आप, CH3 CH2 और क्या लिख सकते थे OH, यही सब जानते हैं ना। अब प्रोपेनॉल का कह दिए होते तो कितने कार्बन, प्रोपेनॉल में कितने कार्बन, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन होगा, तो CH3 CH2 और क्या होगा CH2 और साथ में क्या लगेगा OH, CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनॉल कल ही पढ़े हम लोग, ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं, आप सब मेरे हनुमान हैं, मैं आपकी बोली पिछड़ी हुई क्षमताओं को, आपके टैलेंट को बस याद दिला रहा हूँ, ध्यान रखो इसका। यूरिया, यूरिया, यूरिया ये फर्स्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, यूरिया पढ़ा है ना आपने, ठीक है, यूरिया NH2CO NH2 क्या होता है इसका, NH2CO NH2, ध्यान रखना, यूरिया NH2CO NH2, NH2CO NH2, ठीक है, आगे बढ़े, चले जाने दो उसको, अपना काम कर रहा है। एथेनॉल का नाम लिए ना तो लेने आ गया, चलो। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट देखो, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेसिकली ये समझो। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है हमने बताया, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ये एक ऐसे सब्सटेंस या एक ऐसे कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट करंट की सप्लाई कर रहे हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में क्या हो रहा जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, तो हम लोग इस ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस को क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट।
लेकिन ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ये चीजें हो रही हैं, उसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब द प्रोसेस इन विच इफ वी पास व्हाट इलेक्ट्रिक, या जो भी इसमें लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस द डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट्स, है ना, accompanied by chemical change using a direct electric current। ये बताया था ना, डायरेक्ट करंट सप्लाई कराएंगे, जो कंपाउंड होगा, सब्सटेंस होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। इसी फिनोमेना या प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें देखो डायरेक्ट करंट की सप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान समझना, मैं बहुत क्लियर बता दूं, बहुत क्लियर रखना हर चीज का, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चीजें रटनी पड़ेगी, बहुत ध्यान समझना। अगर H2SO4 की हम बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, सपोज करो H2SO4 एक्वस है आपका, जो भी है, इसमें हमने डायरेक्ट करंट सप्लाई किया, डीसी मान लीजिए, करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, कहीं करंट लिखा रहेगा, डीसी लिखा रहेगा, बात एक ही है, डायरेक्ट करंट की ही बात होगी, एसी यूज नहीं करेंगे हमेशा, आपको पता ही है क्यों, है ना। तो किसमें ब्रेक होगा? 2H+ और SO4 2-। सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव आता है ना, पढ़े है ना हम लोग, आयंस पढ़े थे ना, कुछ एसिडिक रेडिकल, कुछ बेसिक रेडिकल्स लिखे थे, सब याद है ना। अब उससे ना बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, आपको ये क्लियर आइडिया होगा कि किसको किसमें ब्रेक करना है, इसलिए भी वो जानना क्या था? जरूरी था। अब डायरेक्ट करंट की प्रेजेंस में होगा, डायरेक्ट करंट की सप्लाई करने पे ये होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन जब ये अपने आप ऐसे होगा, हीट किया हमने या किसी दूसरी चीजों से इस तरह से हो गया, अपने आयंस में स्प्लिट होगा, डायरेक्ट करंट की सप्लाई नहीं किए, फिर भी ये डिसोसिएट हो रहा है, अपने आयंस में स्प्लिट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड है या कोई केमिकल है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। लेकिन जब वही आयोनाइजेशन का प्रोसेस डायरेक्ट करंट की सप्लाई से होने लगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि नहीं? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ये चीज। अब इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये पूरा कंप्लीट सर्किट करेगा। देखो इस तरह से आयन में स्प्लिट हो जाएगा, तो बाहर तो सर्किट हमारा इस तरह से कंप्लीट है भाई, सेल से है। अंदर क्या होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट ही क्या करेगा? सर्किट को कनेक्ट करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। तो इनकी अपोजिट नेचर के चार्जेस दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं भैया? इस तरफ मूव करेंगे, उनकी तरफ। एनोड की तरफ क्या होगा? नेगेटिव आयंस हमारे मूव करेंगे, और कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन। बहुत ध्यान समझना, जो हमारा इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोल रहे हैं एनोड, और जो हमारा क्या है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैथोड। कैथोड को कौन से चार्जेस भैया जाएंगे मूव करके उसकी तरफ? अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्जेस। एनोड को कौन से चार्जेस भैया अट्रैक्ट होंगे, मूव करेंगे? नेगेटिव। जैसे हम सल्फेट अगर आयन की बात करते हैं, तो H+ किसकी तरफ जाता है? कैथोड की तरफ कि एनोड की तरफ? H+ किसकी तरफ जाता है? कैथोड की तरफ। और सल्फेट आयन किसकी तरफ जाता है? एनोड की तरफ। बहुत क्लियर हो रही कि नहीं? नेगेटिव आयंस किसकी तरफ जाएंगे भैया? एनोड की तरफ। पॉजिटिव आयन किसकी तरफ जाएंगे? बाकी कंपाउंड को तो स्प्लिट कर लोगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा, ये कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इसमें दिया H2O, देखो द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। अगर वाटर को मैं आयोनाइज करूं या इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं, H2O अगर लिखा है यहाँ, तो किसमें ब्रेक होगा? H+ और OH- में। ध्यान रखना, H+ में टूटेगा और OH- में। H+ में टूटेगा और क्या होगा? OH- में टूटेगा। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद यूज ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। बहुत क्लियर है ना? कैथोड पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? एनोड पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। कैथोड पे कैसा चार्ज? ध्यान रखना, तभी तो अपोजिट नेचर के चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। एनोड पे पॉजिटिव है, तभी तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? देखो एक चीज समझना, अभी इलेक्ट्रोड, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? इससे हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। कोई भी हमारा मेटल का प्लेट हो सकता है, रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। जो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। कॉपर का हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है, और किसका हो सकता है? और कोई याद है? लेड भी तो हो सकता है, थोड़ा करेगा इस्तेमाल। जब इस तरह का हमने क्या लिया? प्लेट लिया या रॉड लिया, उसके अपने ही सोल्यूशन में हमने उसको क्या कर दिया? डीप कर दिया, मतलब डुबो दिया।
तो उसी रॉड या प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। याद है? ठीक है, यही पढ़े थे कि नहीं? बहुत ध्यान समझ रखना। और हमने इसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोड की बात किया था और एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात किया था। न्यूट्रल इलेक्ट्रोड में हमने क्या कहा था, याद है? प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, ये सब अगर हमने इलेक्ट्रोड किया तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस में इन इलेक्ट्रोड का कोई रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे एक्टिव मेटल्स हैं आपके, जैसे कॉपर है, लेड है, और ये सब हमने रॉड यूज कर लिया, तो ये सब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस है इसमें ये इन्वॉल्व होंगे, इनका भी अपना रोल होगा। तो इसमें क्या रोल होगा इनका, ये मैं बता रहा हूं, समझना पहले कैसे। तो इसमें ये होगा कि जैसे यहां पर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो सपोज करो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, बहुत ध्यान समझना, स्टार्टिंग में बता रहा हूं। अगर ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है दोनों, अच्छा ये कॉपर के ही दोनों क्यों बनाए जाएंगे, इसका मतलब यहां कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, अगर हमने एक्टिव मेटल लिए तो उन्हीं मेटल्स का यहां सॉल्ट होगा या सोल्यूशन होगा। जैसे कॉपर लिए तो इसका मतलब हम कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं या कॉपर नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? तो इस केस में क्या होगा, यहां से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस पे कैसे आएगा, इसका मतलब इससे कॉपर आइटम निकलेगा बाहर, या इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लूज करेगा, तभी तो होगा। तो इससे ये कॉपर इसमें बाहर आएगा और उसमें कॉपर जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। मतलब वहां से यहां से Cu2+ आएगा सॉल्यूशन में एनोड से, और यहां से सॉल्यूशन का जो Cu2+ होगा, सॉल्यूशन का जो Cu2+ होगा वो जाकर डिपॉजिट होगा कहां पर, कैथोड पे। इसका मतलब जितना सॉल्यूशन से Cu2+ वहां डिपॉजिट होगा उतना ही Cu2+ यहां से आकर क्या होगा, पहले यहां से निकलेगा तब ये जाकर वहां पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जैसे एक के बाद एक हो गया, जैसे माला वगैरह बनाए, मोतियों का माला बनाए, पूरा वहां पर डोरी आपकी भर गई है, तो एक मोती अगर हमने उसमें इंजेक्ट किया, मतलब उस थ्रेड में आपने डाला, तो दूसरी मोती वहां से क्या हो गया, बाहर से निकल जाएगी ना, अगर खुला हुआ है तो। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। Cu2+ जैसे इससे इंजेक्ट बाहर हुआ, एग्जिट हुआ, यहाँ आया बाहर सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट का Cu2+ जाकर एक इसमें क्या होगा, डिपॉजिट होगा। वहां से जितना निकलेगा उतना क्या होगा, मतलब ओवरऑल सोल्यूशन CuSO4 बना रहेगा, ओवरऑल सोल्यूशन हमारा CuSO4 बना रहेगा। मतलब जितने कॉपर गए उतने जाकर वहां डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन अब कॉपर यहां से निकल के यहां जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इसी प्रोसेस को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करते हैं। जैसे जिस चम्मच उम्मच में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको यहां रख दिए, वही मेटल, जैसे निकल का करना है तो निकल यहां लगा दिए, वहां हमने कोई चम्मच लिख दिया, चम्मच पे करना है। हालांकि मेरा चम्मच तो ठीक है अब, लेकिन जिसका भी चम्मच है रख दिए, फिर उस पर क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराएंगे। जाकर इसको स्लो प्रोसेस में कराते हैं। स्लो क्यों कराते थे, याद है? स्लो इसलिए कराएंगे ताकि स्मूथली जाकर यूनिफॉर्मली क्या होंगे, पूरे प्लेट पे जाकर अच्छे से क्या हो जाए, बैठ जाए। बहुत फास्ट कराएंगे तो क्या होगा, एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगा, एकदम ढेर सा लग जाएगा, कहीं कहीं बहुत थिन हो जाएगा। स्लो प्रोसेस में कराएंगे तो आराम से जाकर एकदम धीरे से क्या होगा, बैठ जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा है? ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले में आप पढ़ेंगे। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप सब जानकार बच्चे हैं। नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि इसका सोल्यूशन का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है। कॉपर सल्फेट वाले में आपसे आंसर पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। ब्लू कलर का होता है, वो जानते हैं आप, क्यों नहीं चेंज हो रहा है। सोल्यूशन का कलर इसलिए चेंज होगा क्योंकि जितना कॉपर निकला, कॉपर की वजह से ही है, उतना ही कॉपर इसमें आ जा रहा है, तो सोल्यूशन का कलर चेंज होगा ही क्यों। लेकिन अगर Cu+ जाकर डिपॉजिट हो रहा होता, नहीं आ रहा होता, तो ऑब्वियस बात है धीरे धीरे क्या हो जाता, ट्रांसपेरेंट हो जाता, वो कलरलेस हो जाता। लेकिन इसका सोल्यूशन का कलर लगातार ब्लू क्यों बना हुआ है, क्यों? मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे, हम एक बात बता रहे हैं आपको मोटा मोटा कि ये क्यों हो रहा है। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि जितना कॉपर जाएगा उतना ही आ जाएगा इसमें सोल्यूशन। ओवरऑल CuSO4 बना रहेगा, सोल्यूशन का कलर चेंज होगा क्या? कभी नहीं चेंज होगा। क्लियर है हमारी बात? ये सब अभी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहां से क्वेश्चन आते हैं ये सब। चलिए आगे बढ़े, बोल भाई, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कमर्शियली यूजफुल एज इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। इलेक्ट्रोलिफाइनिंग वगैरह। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, यह हमने बता ही दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन एन आयनिक कंपाउंड ब्रेक्स अपार्ट इनटू आयन इन सॉल्वेंट और इन ए फ्यूज्ड स्टेट। मतलब इस तरह से होगा। और आयनाइजेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब इसमें करंट की सप्लाई कर रहे हैं, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक। हमारा डिसोसिएशन का मतलब क्या है? यही इलेक्ट्रोलिसिस है। ये इस तरह से क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा।
अपनी फ्यूजन स्टेट में है या मान लीजिए मोल्टन स्टेट में है, बहुत सारे सॉल्वेंट है हमारे इस तरह से। आयनाइजेशन इज द क्या है, प्रोसेस बाय विच आयंस आर फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल्स। पोलर सॉल्वेंट के लिए जनरली होता है। तो जब आयनाइजेशन वर्ड हम यूज करेंगे तो बेसिकली ये किसके लिए होता है, पोलर सॉल्वेंट के लिए होता है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, मतलब इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन किस नेचर का है, पोलर नेचर का है। पोलर नेचर का बॉन्ड हमारा कब बनता था, याद है? कोवेलेंट बॉन्ड का दो नेचर हमने बताया, याद है? क्या था कोवेलेंट बॉन्ड? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था ये। लेकिन ये दो तरह का होगा, एक होगा पोलर, एक होगा क्या, नॉन पोलर। नॉन पोलर कब बनता था, पोलर कब बनता था, जरा बताना। पोलर कब बनेगा, जब दो डिफरेंट नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। जैसे मान लीजिए यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है। नॉन पोलर कब बनेगा, जब सेम के बीच में बनेगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ही बन गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बनेगा। इसको पोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें पोलरिटी आ जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन पे पार्शियल क्या होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, मतलब इस तरह नेगेटिव चार्ज। लेकिन हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसलिए कह रहे हैं क्या इसको, पोलर। नॉन पोलर क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम है, यहां किसी से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। H2O डिफरेंट है ना, हो जाएगा, पोलर है। तो आयनाइजेशन वर्ड बेसिकली हम लोग किसके लिए सुनने को मिलता है हमें, ये पोलर सॉल्वेंट के लिए। जैसे H2SO4 की हमने पीछे बात की तो हमने उसको बोला आयनाइजेशन। जैसे इलेक्ट्रोवालेंट नेचर के होंगे तो अगर वो इलेक्ट्रोवालेंट नेचर वाले हैं तो जैसे N+NaCl में किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड बन रहा है ना, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें जब होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, बेसिकली इसके लिए वर्ड होता है यूज क्या, डिसोसिएशन। नहीं समझ में आता है, बहुत बार बच्चे समझते हैं कि डिसोसिएशन आयोनाइजेशन का मतलब एक ही तो है। भाई डिसोसिएशन में भी अपने आयंस में स्प्लिट होता है, आयोनाइजेशन में भी क्या होता है, अपने आयंस में स्प्लिट होता है। दोनों का मतलब एक सा है क्या, नहीं। अगर बहुत स्पेसिफिकली इसको हम समझें, मतलब टू द पॉइंट समझना चाहे तो डिसोसिएशन वर्ड हमेशा क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज होगा जो कोवेलेंट क्या होंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर के होंगे। जैसे सॉल्ट वगैरह की हम बात करते हैं बेसिकली, समझ आए हमारी बात। लेकिन ये इक्विवेलेंट वर्ड है, इतना स्पेसिफिक होकर आप कैसे सोचोगे, ठीक है कि नहीं हमारी बात, ठीक। पोलर नेचर के होंगे, ये सब देखना। चले आगे बढ़े, ठीक है। बहुत कंफ्यूज मत हो, तुम यूज करो दोनों, सब चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत तनाव नहीं लेना, ठीक है। चले आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैग्नीशियम है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, दो पॉजिटिव आएगा। बोलो सही है। अब कोई भी हमारा इस तरह का मेटल हो सकता है, मेटल ही बेसिकली आपकी लूज करेंगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, इन सब ग्रुप की हम बात करेंगे तो यही बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। समझ नहीं हमारी बात, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या दूसरा डेफिनेशन आप दोनों पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ व्हाट, अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होगा किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, तो हम कहेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जहां कार्बन से क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हम बोलेंगे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बात क्लियर है कि नहीं। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं जिससे भी ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो सकता है, केवल ऑक्सीजन की बात हमेशा करना ठीक नहीं है। जैसे H2+Cl2 हमने लिख दिया, H2+ क्या हो गया, Cl2, H2+ क्या है, Cl2। अब हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन से कंबाइंड होगा तो यहां बना देगा क्या भैया, 2HCl। ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर किसी दूसरे एटम से अटैच हो रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहां ऑक्सीजन कार्बन से अटैच हुआ, इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां क्लोरीन हाइड्रोजन से अटैच हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको कौन से ग्रुप से मिलेंगे, लास्ट में कौन से, हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है आपके, याद है ना, नाइट्रोजन है उधर, वो सब मिलेंगे, है ना। 17, 16, 15 की हम बात कर रहे हैं, ठीक। और इधर किसमें आकर अटैच हो रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से। फर्स्ट सेकंड में कौन से मिलेंगे, हाइड्रोजन है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनसे जुड़ेंगे। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आकर क्या होंगे, अटैच होंगे।
उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको? ठीक है। अब जरा देखना, कह रहा है एनी स्पीसीज एटम और आयन मॉलिक्यूल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। एनी स्पीसीज एटम और आयन मॉलिक्यूल विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस। जो अदर एटम्स को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है उसका। जैसे पहले रिडक्शन बता दे तो हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर हो। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा भैया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो या इलेक्ट्रॉन लॉस हो, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन के केस में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के केस में क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। जिसे क्लोरीन एटम है, अब क्लोरीन है भैया, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, क्या करेगा? Cl माइनस बनाएगा कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इस पे कैसा चार्ज आ गया? 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। बोलो भाई, O2 माइनस। फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, उस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया। कुछ ऐसे सब्सटेंस या एलिमेंट जो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन अगर हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से समझना हो तो अब मैं Cl2 प्लस H2 लिखूं तो यही सेम रिएक्शन इसके लिए भी तो यूज कर सकते हैं। Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ, 2HCl बना कि नहीं? तो हम कहेंगे Cl2 का क्या हो गया? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि Cl2 में क्या ऐड हो गया? क्लोरीन में क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसको मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखूं तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यही पीछे बताया ना, अभी डिस्कस किए। इसका मतलब दोनों इसमें दिख रहा है हमें। बोल भाई, यही होगा कि नहीं? अब हमने लिख दिया है यहाँ H2 प्लस O2, मतलब 2H2 प्लस O2 ऐड करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2H2O, वाटर बन गया। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया? इस तरह से मिले तो क्या बन गया हमारा? H2 वाटर बन गया। अब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एक ही में दोनों हो जाएंगे कि नहीं? और इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हो रहा हो? रिडक्शन भी हो रहा हो, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है ना भाई? अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। अब मैं यहां बताता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है। देखो यहां दिया है एनी स्पीसीज एटम और आयन मॉलिक्यूल विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंसेस बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मैग्नीज है ना, मैग्नीज ऑक्साइड्स हैं आपके, पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला KMnO4। किस कलर का होता है ये? पिंकी, मतलब पिंक कलर का होता है ना पिंक, है ना भाई? पर्पल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, पर्पल पिंक, है ना, पिंक कलर का होगा। ये समझ में आया? इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया? पहले ही बताओ। क्या रहे हैं? एनी स्पीसीज एटम और आयन मॉलिक्यूल विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंसेस बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। बट खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब खुद का क्या कर लेते हैं? रिडक्शन। जैसे इसी एग्जांपल में समझता हूं, H2Cl2 में देखो क्या बन गया भैया? 2HCl। बहुत समझना, उल्टा है ये कॉन्सेप्ट। जिनका ऑक्सीडेशन होगा उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा ध्यान समझना। यहां क्लोरीन किससे अटैच हो रहा है? क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, हाइड्रोजन से। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में सोचे तो क्लोरीन से कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। हो रहा है कि नहीं? अब जरा समझना, यही कह रहा है यार, एनी स्पीसीज एटम और आयन मॉलिक्यूल विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस। अदर को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो क्लोरीन हाइड्रोजन को किया ऑक्सीडाइज, लेकिन खुद क्या हो गया? रिड्यूस। खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन वहां पर। इसका मतलब Cl2 को हम क्या बोलेंगे?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ये। और H2 को इसके लिए हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्या ये क्लियर बात समझ में आ रही है? उल्टा होता है, समझ में आया क्या? जो ऑक्सीडेशन कराएगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, उल्टा समझना बस ऐसे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनका रिडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत है क्या? गुड, ठीक है, डन। जिनका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही क्या? बाकी सेंटेंस भी यहां पूरा लिखा है। बोल भैया गुड़िया। अब एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। जैसे हमने H2 और O2 प्लस 2H2O लिखा, मतलब इक्वल टू में H2H2O लिखा। जरा देखना, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ यहां बताओ, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन तो इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत क्लियर है क्या? उल्टा हो रहा है ना, देख रहे हो कि नहीं? ऐसे याद रखो। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन को क्या बोलिएगा, ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, तो क्या बोलिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो कहीं कोई दिक्कत है क्या? क्या बात एकदम क्लियर समझ में आ गई? क्यों भाई, ठीक, चले आगे बढ़े, बढ़िया। हटा दूं, इसे हटाए, चलिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का मतलब क्या है? अब इसमें एक्वस सोल्यूशन नहीं है, ये एक्वस सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब लेड ब्रोमाइड हमने क्या लिया, कंपाउंड सॉल्ट लिया, इसको इतना हीट किए कि ये क्या है, लगभग लिक्विड स्टेट में आ गया है, लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैं क्लियर लिख दे रहा हूं, PbBr2। आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, बोलो बोलो, कौन बोलेगा? हाँ, Pb2 प्लस और 2Br माइनस। जैसे हमें ये समझ में नहीं आ रहा ना कि लेड पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम ये तो जान नहीं ब्रोमीन कहाँ का है, ब्रोमीन कौन सी फैमिली का एलिमेंट है, हाइड्रोजन फैमिली का है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन भाई उसकी उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, 2Br2 जुड़ा है, तो हमने कहा था किसी भी कंपाउंड में जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने ही, इसका एक Br पे एक नेगेटिव आता है, 2Br है तो 2 नेगेटिव आया, तो इसका मतलब लेड पे कितना पॉजिटिव आएगा, 2 ही तो पॉजिटिव आएगा, Pb2 प्लस और 2Br माइनस, ब्रेक हो जाएगा ये, इस तरह से आयोनाइज होगा, मतलब इस तरह से क्या होगा, डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो फिर क्या रहा है इसमें, क्या क्या करना होगा। अब हमने लिया एक इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिया भैया हमने, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में देखो क्या क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, इसमें देखो क्या क्या लेंगे, बताना। अब एक हमने सोल्यूशन लिया, भाई सोल्यूशन में हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, लेड ब्रोमाइड ही होगा। लेड ब्रोमाइड किसमें ब्रेक हो रहा है, Pb2 प्लस और यहां हमने कौन से इलेक्ट्रोड लिए हैं, ग्रेफाइट के लिए हैं क्या, क्यों, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लिए हैं। किसके इलेक्ट्रोड है भैया, ये ग्रेफाइट के हैं। ये कैसे इलेक्ट्रोड है, इनएक्टिव है या एक्टिव है, मतलब इनका इलेक्ट्रोलिसिस में कोई रोल रहेगा क्या, नहीं होगा। ग्रेफाइट है, प्लेटिनम है, इनका कोई रोल होता है नहीं। अब लेड ब्रोमाइड हमारा मोल्टेन स्टेट में है, बाकी हमने सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, हीट कर लिया, वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, ठीक है। अब ये एनोड जो है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है जरा बताना, पॉजिटिव चार्ज है। तो लेड ब्रोमाइड का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। लेड ब्रोमाइड का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट नेचर वाले चार्जेस एक दूसरे की तरफ जाएंगे, इस तरह से यही होगा कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर लेड आकर डिपॉजिट होगा, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन जाएगा, क्लियर है ना। यही सारी चीजें यहाँ लिखी होंगी, बस ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में है तो आप सब लिख ले जाओगे। अब इसमें क्या दिया है, प्रिपेयर द मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, ऐड लेड 2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 है, ब्रोमाइड टू ए बीकर एंड हीट इट अंटिल इट व्हाट मेल्ट। दिस अलाउज द आयन टू मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स क्या है भैया, इंसर्ट टू ग्रेफाइट रॉड्स। कौन सा रॉड भैया, ग्रेफाइट रॉड।
into the molten lead bromide as electrodes connect to a power source। भाई किसी पावर सोर्स से हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। बस फिगर बनाकर अकॉर्डिंग टू फिगर इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, कहानी लिखो, अपना आगे बढ़ो। यहाँ समझाने के लिए हर चीज आपको लिखा गया, बताया गया, ठीक है ना भाई। कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट करेंगे ना, किस सोर्स से भाई, डीसी सोर्स का है ये पावर में। टर्न ऑन द पावर सोर्स एंड अलाउ इलेक्ट्रोलिसिस टू अकर, ठीक है, ये करेंगे। फिर इसमें दिया है ऑब्जर्व द रिजल्ट, द फॉलोइंग थिंग्स हैपेंस एट द इलेक्ट्रोड्स। क्या क्या होगा एनोड पे, क्या होगा, हाँ क्या क्या गुड़िया बोलो। मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पता है कि नहीं। ग्रेफाइट वही होता है जो पेंसिल, देखा नहीं, देखे क्या, पेंसिल निकाले, ध्यान रखना इसको, ये जरूरी है मतलब, हाँ। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस का हमारा प्रोसेस हो रहा है, जैसे आयंस यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, वहां भी जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं, क्या ये भी देगा, मतलब इलेक्ट्रोड भी कुछ आयंस अपने देंगे इलेक्ट्रोलाइट में, ये देखा जा रहा होता है। इनएक्टिव का मतलब जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है, क्या वो भी अपना आयन उसमें कोई देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो इनएक्टिव की कैटेगरी में है, अगर कर रहा है तो एक्टिव क्या है, समझ गए नहीं। मेटल्स जो होंगे, मेटल्स रॉड होंगे बेसिकली, वो यूज होंगे, ग्रेफाइट प्लेटिनम नहीं होगा। कॉपर का हमने रॉड यूज किया, निकेल का यूज किया, ये सब किसके रोल में रहेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, याद रहेगा ये सब, डन। अब जरा देखना, तो एनोड क्या दिया है, नेगेटिव ब्रोमाइड आयंस मूव टू एनोड एंड लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, ब्रोमीन गैस। अरे Br2 क्या बना देगा, Br2 क्या बना देगा, अरे यार गजब ही किए हो। Br माइनस, देखो यहाँ Br माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो भैया इस पे कितने चार्ज थे, एक ही, निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ब्रोमीन पे जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया है उसको क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। बोल भैया, निकाल ले, यहां वो आप देख लोगे, उसकी टेंशन मत लो, जो मैं बता रहा हूं यहां देखो, पहले समझो, बढ़िया समझ। यहां पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ब्रोमीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज जाएगा इस पे, तो ब्रोमीन का नेगेटिव चार्ज ले लेगा, क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है इस पे, ब्रोमीन अब न्यूट्रल हो जाएगा Br। लेकिन कितने ब्रोमीन एटम जा रहे हैं, कितने ब्रोमीन एटम जा रहे हैं, 2, दूसरे में भी यही होगा, हाँ आ जाओ, दूसरे में भी यही होगा, फिर दूसरा वाला Br भी गया, दूसरे में भी यही हुआ। अब ये दोनों कंबाइंड होंगे, ये दोनों कंबाइंड होंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, Br2 ब्रोमीन गैस बन जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए कहां से, जरा बताना, 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, Br माइनस का किस पे गए, एनोड पे। अब लेड वाले में समझो, लेड वाले में समझना, बहुत बढ़िया ध्यान समझना। लेड पे कैसा चार्ज, लेड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाएगा कैथोड की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है लेड पे, या एक्स मतलब एक्स्ट्रा है भाई, लेड पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा न्यूट्रल होने के लिए, कहां से लेगा, कहां से लेगा बताओ, यही से लेगा ना। तो जो पीबी है तुम्हारा, ये पीबी जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, कैथोड से, और क्या बन जाएगा भैया, पीबी सॉलिड, हो गया पीबी सॉलिड, सॉलिड। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से, बोलो, कैथोड से आई किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। अरे लेड लिया नहीं इससे, अरे गुड़िया लेड लिया नहीं इससे, अरे कैथोड से लेगा तभी तो न्यूट्रल होगा, लेड पे है 2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की है कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेस में है, एक्सेस में क्यों है,
क्योंकि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहां डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं डायरेक्ट, इसके पास है एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, और जो इसकी तरफ जा रहा है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है न्यूट्रल होने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, कैथोड से, हो गया न्यूट्रल। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आया किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। ये जो इलेक्ट्रोलाइट से ब्रोमीन जो हमारा है ब्रोमाइड आयन, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किया कहां, एनोड पे। देखो साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही कि नहीं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहां, यहां से आ रहा है यहां, फिर गया सेल की तरफ, पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, सर्किट कंप्लीट हो रही है, करंट की सप्लाई होगी इस तरह से। इसलिए कहते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को ही, मतलब ऐसे कंपाउंड ही जो इस तरह की क्या करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे कंपाउंड ही। ठीक है, समझे, नहीं समझ में आया मैं क्लियर बताऊं, फिर से बताऊं एक बार और, वंस मोर, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आ जाते हैं हम लोग। ये सॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट फंडा समझ में आया कि नहीं, कैसे क्या है, बोलो भैया, ठीक है। अब लेड ब्रोमाइड सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। PbBr2 है, ब्रेक होगा तो किस में जाएगा जरा बताना, Pb2+ और क्या इतना क्लियर है, अच्छा ये भी क्लियर है कि ब्रोमाइड आयन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, और लेड आयन किसकी तरफ जाएगा, क्लियर है ना, ठीक। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की है डिफिशियंसी, कहां पर है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन की क्या है भैया, बोलो, एक्सेस है, ज्यादा है भाई, ज्यादा से कम वाला ही तो लेगा। अब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, तो पहले मैं लेड की ही बात कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड पे हम है, किस पे है भैया, कैथोड पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह से भी याद रखना, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब, तो लेड प्लस जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये, किससे लेगा, कैथोड से, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इस पे पॉजिटिव था, 2 नेगेटिव आया है, तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, सिंपली क्या होगा, लेड होगा, लेड सॉलिड तो फॉर्म में मिलेगा। हुआ कि नहीं रिडक्शन, क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि गेन आप क्या हुआ यार, एनोड पे हमेशा होना है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा होना क्या है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, बहुत ध्यान रखना है, इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस में एक जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दूसरा उतना ही क्या करेगा, लूज करेगा। अब ये गेन किया कितने इलेक्ट्रॉन, 2, अब ये ब्रोमीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था ना, इसलिए यहां कितने ब्रोमीन एटम हैं, 2 है, क्योंकि 2 मिलकर तो 2 कर देंगे ना, एक ही करेगा, लेकिन 2 रहेंगे तो 2 कर देंगे कि नहीं। तो यहां क्या होगा गुड़िया, देखो अब जा रहे हैं हम किस पे भैया, एनोड पे, आ रहे हैं किसके पास, एनोड, एनोड पे क्या होगा जरा बताना, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ 2Br, या इसी को लिखेंगे Br2, क्या लिखेंगे, ब्रोमीन गैस हो जाएगा ना, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां क्या हो गया, देख जरा, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि यहां हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हो गया रिडक्शन, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, गेन ऑफ। ये है ब्रोमीन गैस, किस कलर की होती है, देखो जरा, बोलो, हाँ ग्रेस व्हाइट या ब्राउन इस कलर का होता है, मतलब ब्राउन कलर का मिलेगा, डार्क रेडिश ब्राउन, ठीक है, डार्क, कभी कभी कलर भी आ जाता है ब्राउन या डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होगा, कौन, ब्रोमीन गैस। कैथोड पे क्या रहा है, पॉजिटिव लेड आयंस मूव कैथोड एंड गेन व्हाट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ग्रे लेड मोड, ग्रे लेड मेटल, दिस मेटल डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, ग्रेस व्हाइट कलर का होगा ये लेड। रिएक्शन समझ में आया, एनोड पे हमेशा क्या होना है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा क्या होना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जानते ही आप, समझ में आई बात, दिक्कत समझ में आ गया क्या, चले आगे बढ़े आप, ठीक,
नहीं है तो बात करें दोबारा। हो गया क्लियर? ऑल क्लियर तो नहीं हुआ, सिर्फ क्लियर? आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होते हैं बताओ जरा। इसमें हम मेटल्स को क्या करते हैं, या बहुत सारे एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इस तरह का हमें जो अरेंजमेंट मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें लिखा ना, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आल्सो नोन एज द एक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये वर्ड तो थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये समझना, मैं अगर सिंगल वर्ड में इसको समझाऊं तो टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बहुत सिंपल वे में समझना चाहो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है। अब फिजिक्स वाला पोटेंशियल यहां मत समझना। यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है किसी भी एलिमेंट या मेटल में इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की क्या टेंडेंसी है, उसी की डिग्री को, उसी मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब डिग्री टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें दिया है द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड ऑन द व्हाट, लाइवलीहुड ऑफ एन एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए रिएक्शन। द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर मोर रिएक्टिव एंड आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऊपर है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वाइल एलिमेंट्स एट द बॉटम आर लेस रिएक्टिव एंड आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऊपर है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। जो नीचे है वो क्या है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है, इनको हम क्या बोलेंगे, ऊपर जो है उनको क्या बोलेंगे, रिएक्टिव। जो नीचे है वो क्या है, लेस रिएक्टिव। अब यहाँ है पोटेशियम है, सोडियम है, इनको याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, और यहाँ क्या है, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है। याद करने का कुछ यहाँ तरीका है क्या भैया, देखो, प्लीज सेंड लायंस, कैट्स, मंकीज एंड जेब्राज इनटू लवली हॉट कंट्रीज, साइंड जनरल पेंगुइन। मतलब जो भी आप जिस तरह से भी बना सकते हो, आपका जो भी तरीका हो, आप ध्यान रखना। इस सीरीज की क्या स्पेशलिटी है, क्या फीचर्स हैं, ये देखना। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या है, इंक्रीज है। ऊपर से नीचे आएंगे तो मतलब टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो क्या क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, देखो मेटेलिक प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी, इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग एजेंट की पावर क्या होगा, इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह याद नहीं याद करेगा, बस इतना समझो कि इस सीरीज में जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव। मतलब अगर ऊपर का दो, हमें जैसे सोडियम और पोटेशियम को मुझे कंपेयर करना हो तो सोडियम पोटेशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम के कंपैरिजन में। जो पीरियड इस सीरीज में ऊपर होगा रिलेटिवली दूसरे से, वो उससे हमेशा क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी का समझ में आया, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात, ठीक है, ठीक। चलो अब इसमें देखो इसकी क्या फीचर्स है। द सीरीज रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ कैटायंस टू गेट रिड्यूस्ड, है ना भाई। कैटायंस कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे भाई, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट। Therefore, oxidizing characters of the cations increases down the group. ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कौन सा करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी क्या होगी, उसमें बढ़ेगी। A metal placed above will displace the another metal placed below in from its third. देखो इसका मतलब क्या, जैसे क्या है, जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं भैया, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने पोटेशियम लिखा और हमने लिख दिया भैया क्या, कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन लिख दिया। कौन सा सल्फेट सॉल्यूशन लिखा भैया, कैल्शियम। ये सॉल्ट है। पोटेशियम क्या है, कैल्शियम से ऊपर है ना सीरीज में, तो पोटेशियम कैल्शियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहां बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट और यहां कैल्शियम को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। तो जो मेटल सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले मेटल के उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। कोई भी है, मेटल्स अबव द हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन from dilute acids and evolve them as hydrogen gas, but a metal placed below hydrogen
इन द सीरीज विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। मतलब जितने भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से प्रेजेंट हैं, कौन ऊपर ऊपर है भैया, हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन से हैं, इधर हाइड्रोजन का लिखा है ना, ये देखो, लेड है आपका, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे डाइल्यूट एसिड से। जैसे मान लो आपने सोडियम का रिएक्शन करा दिया भैया किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को इससे डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन एज ए हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहां से इवॉल्व हो जाएगा। आपने कैल्शियम से करा दिया, कैल्शियम क्या करेगा, HCl से, यहां लिखो 2HCl, CaCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहां से इवॉल्व हो जाएगी। तो जितने भी मेटल्स आपके हाइड्रोजन के ऊपर हैं, सभी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, बोलो भाई, डिस्प्लेस करेंगे, वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी इस रिएक्शन में। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं, ठीक है भैया। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस, एनायंस के भी अपने कुछ क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपने जो पढ़ लिया वो पीछे का है, हमें ये ध्यान रखने हैं। बेसिकली आपको 2-3 आयन ध्यान में रखने हैं, क्या क्या मैं बता दूं। जैसे आपके यहाँ ब्रोमाइड का है, ब्रोमाइड जैसे लेड ब्रोमाइड का है, कॉपर सल्फेट का, इन्हीं का है ना जनरेशन। तो बेसिकली आप इसको देखो, आपको समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, सल्फेट का, और किसकी जरूरत पड़ेगी, और यहां पर देखो सल्फेट आयन का पड़ेगा और OH माइनस का पड़ेगा, किसका पड़ेगा, और Br माइनस का, ध्यान रखना, बस यही 3 याद रखना। कौन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कौन ऊपर है, हाँ सल्फेट है, फिर कौन नीचे है, फिर कौन है, ब्रोमीन, फिर कौन सबसे नीचे है, सल्फेट है, फिर ब्रोमाइड आयन है, फिर क्या है। लेकिन आपको 2 याद रखने हैं, मैं बता रहा हूं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, हमें एक्सप्लेन करने के लिए, चीजों को बताने के लिए। सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन 2 याद रख पाओगे। और ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू डिस्चार्ज इंक्रीज, मतलब ऐसे समझो गुड़िया, यहां समझना ध्यान से, इसका मतलब डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोक्साइड की ज्यादा है। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोड को ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, सल्फेट आयन भी जा रहा है और क्या है भैया, हाइड्रोक्साइड आयन भी जा रहा है, तो कौन पहले हो जाएगा आपका डिस्चार्ज, हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, नीचे है, ये पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ गए, इसलिए सल्फेट नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात, डन, समझ रखना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, जानते हो कब, जब कॉपर सल्फेट की हम डिसोसिएशन की बात करेंगे या इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। समझ आई हमारी बात, ठीक, चले आगे, याद रहेगा, 2 तो याद रहेगा, 3 कम से याद रखो, बस इस तरह से। बाकी और चीजें हैं, कॉपर सल्फेट का हमने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, अब समझ में आ जाएगा ना। देखो कॉपर सल्फेट वाले में देख लो, दोनों आयंस एक साथ अप्रोच कर रहे होंगे, नोट्स लाए होंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, वहां हमने बताया था ना, लिखा है, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी इलेक्ट्रोलिसिस में। अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रीवियस क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग एक बार रिवाइज करके भी आना, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया, कल इसके PYQs करेंगे हम लोग, डन, एक बार ईडी मार के आइएगा, ओके, ठीक है फिर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।